चलें जी, ज़रा देखिएगा। एक तो आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है सेकेंड ईयर का फर्स्ट यूनिट, दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, कुछ उसे डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग लेके चलेंगे किस पे। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक मैसेज आया हुआ था कि सर हमें ज़रा बता दें कि ये साइन कॉस टेन वगैरह की वैल्यूज याद किस तरह रखनी है। मुझे बताइएगा, आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही है? यस सर, सुनाई दे रही है। ठीक है जी, एक टेबल आप लोगों को बनवा देता हूँ, टेक्निक बता देता हूँ आप लोगों को। फिर उसके बाद हम लोग जो चलेंगे आगे यूनिट को स्टार्ट करते हैं। तो ये है कि पहले यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं और फिर इस आज के लेक्चर के एंड पे आपको वो टेबल बना दूंगा ताकि याद रह जाए आपको। यूनिट हमारा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द combination of two words, that is electro charge and static at rest सर आपकी स्क्रीन शो और नहीं हो रही। stationary। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सर एक स्क्रीन शो नहीं ऐसी हो रही। ब्रांच फिजिक्स की कि जिसमें हम उन चार्जेस की सर आपकी वीडियो शो नहीं हो आप लोगों रही। को, क्या आप लोगों को आवाज और तस्वीर क्लियर नजर नहीं आ रही? आवाज सुनाई दे रही है? सर क्या आवाज आ तस्वीर रही क्लियर नजर आ रही है? बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है? नहीं सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही। Just 1 minute। जी अब बताइएगा जरा। सर अभी भी नहीं, बताइएगा जरा। जस्ट अभी 1 भी मिनट, नहीं मैं आ रही। दोबारा रिकनेक्ट होता हूँ। जी अब बताइएगा जरा मुझे, क्या बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है? जी सर ठीक है। अब ठीक है? क्या जी आवाज भी सुनाई दे रही है? जी सर, आवाज भी ठीक है। जी जरा बाकी भी बताइएगा मुझे मैसेज करके कि ओके है, ताकि फिर मैं आगे प्रोसीड करूँ। चले ठीक है जी, जरा देखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे हम लोगों ने बात करनी है और मैंने क्या बात की, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज इलेक्ट्रो मीन चार्ज एंड स्टैटिक एट रेस्ट और स्टेशनरी। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम उन चार्जेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे जो कि रेस्ट में होंगे, और रेस्ट में किसकी वजह से होंगे? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। यानी इलेक्ट्रिक फोर्सेस की मौजूदगी में, इलेक्ट्रिक फील्ड्स की मौजूदगी में चार्ज पार्टिकल्स का किस में होना? रेस्ट में मौजूद होना। दैट इज डिस्कस्ड
that will be discussed in electrostatics. And electrostatic is the branch of physics which deals with the stationary charges, जो कि क्या करती है, stationary charges को study कर रही होती है under the influence of electric forces की मौजूदगी में। ठीक है जी। अब चार्ज की जब हम लोग बात करते हैं तो चार्ज क्या था, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जी चार्ज एक ऐसा इफेक्ट है, जब भी किसी बॉडी पे आएगा उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा। यानी हम कह सकते हैं इट इज एन इफेक्ट दैट acquired by the body it changes the properties of body। एक ऐसा इफेक्ट है जब भी किसी बॉडी पे आएगा उस बॉडी की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा। बताया हुआ है, पहले भी क्लास में भी डिस्कस हुआ है कि भाई कभी भी ऐसा नहीं होता कि Na और Cl मिलके NaCl बना दे, ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं होगा। इसका मतलब है अभी ये न्यूट्रल एटम है, इनके पास मिलके NaCl बनाने की सलाहियत ही नहीं है। हाँ, अगर ये आ जाए Na+ और Cl-, तो फिर ये क्या करेंगे, NaCl बना लेंगे। इसका मतलब है अब प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी कब आएगी, जब इन दोनों पे चार्ज आ जाएगा। फिर आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ था कि बालों में कंघी करती हो तो वो कागज के टुकड़ों को खींचना शुरू कर देती है। अगर कंघी को बालों में रब नहीं किया आपने तो वो कागज के टुकड़ों को भी नहीं खींची। यानी हम कह सकते हैं चार एक ऐसा चेंज। क्लियर? अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं किस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक और, मतलब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक और टर्म यूज होती है, दैट इज नोन एज पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज क्या होता है जी? इफ size of charge is much smaller than the separation between the charges, such charge is called point charge। क्या बोलते हैं इसे, कि अगर चार्जेस का साइज क्या हो, सेपरेशन के मुकाबले में बहुत छोटा हो, तो इस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। बात कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज द कूलम फोर्स, कूलम्स लॉ, फंडामेंटल लॉ है। कूलम्स लॉ, ठीक है। हाँ जी, कूलम्स लॉ हमें बताता है कि आपको पता है सिमिलर चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट किया करते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं कि फर्ज किया ये दो पॉइंट चार्ज हैं, ये दो Q1 Q2, इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज R।
अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान क्या हो सकती है? इन दोनों चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स हो सकती है और रिपल्शन की फोर्स। तो कूलम्ब ने क्या कहा कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की जो फोर्स होती है वो उन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या कि भाई अगर आप F Q1 Q2 और F के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखो F और 1/r स्क्वायर ले लो, ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। कंबाइन करोगे इसे Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसे मजीद इस तरह भी कह सकते हो कि भाई अगर आप ग्राफ बनाओ F और Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर तो ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। और आपको पता है जब इसे इक्वल में चेंज किया जाता है तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। समझ आई बात की? एंड दिस K इज नोन एज, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसे बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर K की बात की जाए, द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन क्या बन जाएगी? हाँ जी, नंबर 1 system of units and number 2 nature of medium। अब यहां पे अगर आप देखो, यहां पे इन दोनों चार्जेस के दरमियान आपने कुछ भी नहीं रखा हुआ, फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस से क्या मुराद? वैक्यूम है। और एप्सिलॉन नॉट की अगर बात की जाए, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी मींस परमिशन, यानी अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान कुछ भी नहीं है, कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, तो ये कितना अलाउ कर रहे हैं एक दूसरे पे फोर्स लगाना। और उस वक्त ये फोर्स क्या होगी? अगर मीडियम नहीं है तो तब ये एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे होंगे वो मैक्सिमम फोर्स होगी। ठीक है। और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? दैट इज 8.85 10⁻⁻12। यूनिट इसका रिवर्स हो जाएगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ग्राफ से इंफॉर्मेशन कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है? ग्राफ से इंफॉर्मेशन हासिल करने की दो टेक्निक। नंबर 1 क्या कर दो? एरिया स्लोप मालूम कर लो। नंबर 2 एरिया। अच्छा, अगर मैं कहूं आपसे कि जी बताएं इस ग्राफ की स्लोप क्या आएगी, तो स्लोप का तरीकाकार तो क्या होता है? यानी एमसीक्यू एक बना दूं अगर, जरा देखिएगा एमसीक्यू। जरा गौर कीजिएगा, ये बन गया Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू F। बताएं जी स्लोप क्या होगी इसकी? सर कूलम्स कांस्टेंट। हाँ जी, स्लोप क्या आ जाएगी? F ओवर Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू K। इसका मतलब आप कह सकती हो स्लोप की वैल्यू 9×10⁻⁹ है।
ठीक है। और आपको पता है स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं। इसका यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अच्छा बताएं इस स्लोप का यूनिट क्या होगा, इस ग्राफ की स्लोप का। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है जी अच्छा 1 ओवर ग्रेडियंट का यूनिट बताएं। तो भाई 1 ओवर ग्रेडियंट का यूनिट क्या बनेगा, रेसिप्रोकल ऑफ ग्रेडियंट कितना बन जाएगा, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। और ये तो यूनिट है बिल्कुल किसका, एप्सिलॉन नॉट का। तो ये नंबर ऑफ एमसीक्यूज आ गए, मतलब एमसीक्यू ऐसा भी पूछा जा सकता है। आपसे ये भी कहा जा सकता है जी कि इसकी स्लोप की वैल्यू बताएं। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है जी कि बताएं क्या होगा, इसका यूनिट क्या आएगा स्लोप का। यानी आपसे पूछा जाए जी कि इसका यूनिट, इस स्लोप, इस ग्राफ की स्लोप का यूनिट किसके बराबर है, तो के यूनिट के बराबर है। आपसे पूछा जाए जी अच्छा ग्राफ का स्लोप का रेसिप्रोकल ले लिया तो फिर यूनिट, तो फिर वो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट के बराबर। इज इट क्लियर, समझ आ गई बात की। ठीक है, इसका मतलब है कि अब मैं इस रिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह लिख सकता हूं। जी जरा देखिएगा, नाउ एफ को लिखा जा सकता है कि ए की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर। ठीक, याद रखिएगा ये जो फोर्स लग रही होती है ना, इन दोनों चार्जेस के सेंटर के अलोंग जो लाइन होती है उस पे लग रही होती है। अच्छा अगर मैं बात करूं, ये वो फोर्स है जो कौन लगा रहा है, फर्स्ट चार्ज सेकंड के ऊपर 2 1। ये वो फोर्स है जो कौन लगा रहा है, सेकंड चार्ज फर्स्ट के ऊपर। और आपको पता है फोर्स की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। इसका मतलब क्या है, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू R21। एंड वो फोर्स कौन लगा रहा है, F12 1/4 पाई Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर R12। सही है, लेकिन हमें पता है क्या, बट R12 इज इक्वल टू माइनस R21। इसका मतलब है जहां पे R12 लिखा हुआ है इसे इस तरह लिख सकते हो, Q1 Q2 R स्क्वायर माइनस R12। नेगेटिव बाहर चला जाएगा, दैट इज माइनस F21। क्या मतलब जी, कि जितनी फोर्स, यानी मैं फिर इसे इस तरह लिख सकता हूं, फोर्स बाय Q2 on Q1 is equal to force by Q1 on Q2। मैग्नीट्यूड में दोनों क्या हैं, बराबर, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट। इसे बोलते हैं म्यूचुअल फोर्स। दिस शोज दैट कूलम force is a म्यूचुअल फोर्स। फोर्स पहला चार्ज दूसरे पे लगा रहा होगा, दूसरा भी उतना ही पहले पे लगा रहा होगा। अगर मैं इसके एक एमसीक्यू पे बात करूं, मैं कहता हूं इफ 1 कूलम
and 8 coulomb charges. Exert force each other. Which charge exerts greater force? जी बताइएगा जरा मुझे। सर सेम होगी। दोनों की सेम होगी। हाँ जी होगा। सेम होगी दोनों। सेम होगी। क्यों दोनों का प्रोडक्ट क्यों सेम होगी? कांस्टेंट हो जाएगा। आप ये भी कह सकती हो, दूसरा ये भी कह सकती हो कि भाई कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, और म्यूचुअल फोर्स का मतलब होता है कि एक दूसरे पे जितनी फोर्स लगा रहा है दूसरे वाला, यानी पहले वाला दूसरे पे जितनी लगा रहा है दूसरे वाला पहले पे उतनी फोर्स लगा रहा होगा। हाँ, अगर मैं आपसे कहता कि जी इन दोनों ये दोनों चार्जेस जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं उनकी रेशियो बताएं कितनी आएगी, तो रेशियो क्या होनी थी? 1:1। 1:1 1 आना था आंसर। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फोर्स, अच्छा याद रखिएगा, कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो अ म्यूचुअल फोर्स। ये दोनों क्या है? म्यूचुअल फोर्स है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इससे आगे चल लो। मैं अभी इफेक्ट ऑफ मीडियम को डिस्कस कर रहा हूं, जल्दी से जरा। सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स म्यूचुअल फोर्स है? नहीं, मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग म्यूचुअल फोर्स में डिस्कस नहीं करते। मैग्नेटिक फोर्स के डिफरेंट पैरामीटर है कि कब इंप्लीमेंट हो रही होती है। मैंने अपने डेट को दे दो, मुझे पता है आपने लेक्चर हम 13 मिनट हो गए मम्मा, मेरा लेक्चर शुरू हुआ, मुझे किसी ने जहमत दी बताने की। आप लोगों को पता है कि मैं फिजिक्स का लेक्चर का 1 मिनट भी पता ही नहीं सकता। मैंने पूरा खड़ा लेक्चर लिखा हुआ आता है ऊपर। चलो बस करो, अब ये माइक ऑफ कर दो। अच्छा, अब एक तो मीडियम के इफेक्ट को डिस्कस करूंगा, उसके साथ फिर कुछ एमसीक्यूज इसके बनाऊंगा। ग्राफिकल एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, और देख सकते हैं जी कि क्वेश्चंस कैसे मजीद बेहतर फोर्स किस तरह म्यूचुअल डिस्कस किए जा सकते। क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह म्यूचुअल फोर्स? और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या है? Gm1m2/r²। दोनों मैसेज का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट तो हमेशा सेम ही रहेगा ना। जिस बेस पे आपने कूलम फोर्स को कहा उसी बेस पे आप ग्रेविटेशनल फोर्स को कहोगे। ठीक है यस। जी, इधर आप गौर से देखिएगा जरा। इस चार्ज को हमने Q1 कहा था, इस चार्ज को Q2 कहा था, इस फोर्स को मैंने कहा था F21, इस फोर्स को कहा था F12। सही है? क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे था किसी किस्म का कोई मटेरियल मीडियम नहीं था। अगर मैं बात करूं इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, और इस मीडियम के लिए खास टर्म होती है डाइलेक्ट्रिक, बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, जब भी कोई मीडियम रखती हो ना, फर्ज किया यहाँ पे कोई मीडियम रख दिया आपने, जब मीडियम नहीं था
तब वो जितना अलाउ कर रहे थे ना, उसे आपने नाम दिया था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब मीडियम के रखने से जो अलाउ होगा दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों की जो रेशियो होती है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? एक के लिहाज से। यानी अगर आपने मीडियम नहीं रखा था तब मैक्सिमम परमिशन थी, और अगर मीडियम रख दिया तो फिर पहले के लिहाज से क्या फर्क पड़ा? इन दोनों की जो रेशियो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ मीडियम यहां से क्या आती है? अगर मैं बात करूं एफ मीडियम तो क्या आ जाएगा? अच्छा यहां से देखिएगा पहले। अब जो पैरामीटर इस पे डिपेंड कर रहे थे पे, वो पैरामीटर चेंज हो गए। आप लोगों ने पढ़ा था के बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है के डिपेंड करता था मीडियम पे, इसका मतलब है के मीडियम आएगा तो क्या बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, बल्कि इस तरह लिखोगे एप्सिलॉन मीडियम। और जब एप्सिलॉन मीडियम लिखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो इसे इस तरह लिख सकते हो। इस सारे को आप के कह दो, के ओवर एप्सिलॉन आर। इसका मतलब है के मीडियम के एप्सिलॉन आर। और अगर मैं बात करूं एफ मीडियम की तो आ जाएगा के मीडियम इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब क्या होगा? एफ मीडियम के ओवर एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, यानी एफ मीडियम इक्वल्स टू एफ वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर। अब आपको पता है क्या? वी नो दैट, हमेशा याद रखिएगा रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। रिलेटिव परमिटिविटी 1 से ग्रेटर होने का मतलब, हाँ जी, क्या चीज आ जाएगी? अच्छा यहां से जरा सिंप्लीफाई कीजिएगा, थोड़ा सा इसे देखिएगा। इसे इस तरह लिख सकता हूं के मीडियम ओवर के। इसे इस तरह लिख सकता हूं एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एफ वैक्यूम वैक्यूम ओवर एफ मीडियम। अब जरा गौर से देखिएगा, एप्सिलॉन आर क्या है? हमेशा 1 से ग्रेटर। इसका मतलब है के ओवर के मीडियम 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि के मीडियम से बड़ा होगा। इसका मतलब है जब आप कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करोगे तो के की वैल्यू पहले की निस्बत कम हो जाएगी, नंबर 1। एंड फिर एप्सिलॉन आर 1 से बड़ा है, फिर क्या आ जाएगा? एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम। इसका मतलब है एफ वैक्यूम इज ग्रेटर देन एफ मीडियम। तो क्या चीज सामने आई कि जब आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हो तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के प्लेस करने से ना सिर्फ के की वैल्यू कम हो जाएगी बल्कि फोर्स भी पहले से कम हो जाएगी। और कितना कम होगा? जितना डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी, जितनी रिलेटिव परमिटिविटी होगी, उतनी ही फोर्स भी रिड्यूस हो जाएगी, उतना ही के की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, चले एक ग्राफ बनाता हूं। मैंने 2 मीडियम प्लेस किए,
ये F और ये Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, एक का ग्राफ ये आया, एक का ग्राफ ये आया, ये बन गया एप्सिलॉन R और दूसरा हो गया एप्सिलॉन R डैश। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जी बताओ इसमें ऑप्शन क्या है, नंबर 1 ऑप्शन एप्सिलॉन R इक्वल्स टू एप्सिलॉन R डैश, नंबर 2 एप्सिलॉन R लेस देन एप्सिलॉन R डैश, नंबर 3 एप्सिलॉन R ग्रेटर देन एप्सिलॉन R डैश, and number D all of these. जी बताइएगा जरा। बीटा ऑप्शन कैसे? सर इसकी स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप जो है वो एप्सिलॉन आर की ज्यादा स्लोप आएगी, मतलब कि एप्सिलॉन आर जो है वो बड़ा होगा तो तभी के की वैल्यू छोटी हो जाएगी ना। इसका मतलब है एप्सिलॉन आर बड़ा होगा तो के की वैल्यू अच्छा, इन दोनों में से मुझे बताओ स्लोप किसकी ज्यादा है, सर एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर वाले की या एप्सिलॉन आर डैश की? एप्सिलॉन आर की स्लोप ज्यादा है। ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब है इसके लिए के की वैल्यू, यानी इसके लिए के ये होगा और इसके लिए के डैश होगा, ऐसा ही है ना? जी इसका सर। मतलब है किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, के की ज्यादा होगी, के डैश की ज्यादा होगी? के की वैल्यू ज्यादा होगी। और के की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है, के की वैल्यू ज्यादा तब होगी जब एप्सिलॉन आर कम होगा। इसका मतलब है जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कम होगी, जिसकी स्लोप कम होगी उसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो फिर ऑप्शन कौन सी बनेगी आपके पास? दिस वन, बीटा ऑप्शन। जी ये एमसीक्यू समझ आया? नो सर। जी बताइएगा जरा, इसे क्योंकि समझ आई कि नहीं आई? सर जी दोबारा एक्सप्लेन करें। अच्छा एक चीज जरा ध्यान से रखिए, ज़हन में रखिएगा कि जिसका जो ये दो लाइनें बन रही है ना, जिसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल ज्यादा बनता है उसकी ढलवान ज्यादा हुआ करती है। तो इन दोनों में से अगर इसे मैं 1 कह दूं, इसे मैं 2 कह दूं, तो मुझे बताओ 1 और 2 में से एक्स एक्सिस के साथ एंगल किसका ज्यादा बन रहा है? 1 वाले का ना। इसका मतलब है 1 वाले की स्लोप ज्यादा होगी। अब यहां पे मैंने देखा कि जी स्लोप तो के के बराबर आती है ना, आपको पता है ना इसकी स्लोप के के बराबर आती है। इसका मतलब है जिसके लिए के की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब है 1 के लिए के की वैल्यू ज्यादा है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कम होगी, 2 के लिए के की वैल्यू कम है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू ज्यादा होगी। यानी फिर मैं क्या कह सकता हूं कि एप्सिलॉन आर कम होगा किससे? एप्सिलॉन आर डैश। ठीक है, यानी एप्सिलॉन आर छोटा होगा एप्सिलॉन आर डैश। इसमें से कौन सी ऑप्शन बनेगी? बीटा ऑप्शन। जी ये पॉइंट समझ आया? सर जी वो जो फर्स्ट रिलेशन लिखा है आपने, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम और एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बताता है हमें? कौन सा? सर जी सबसे पहले वाला। ये वाला? जी। ये रिलेशन हमें बताता है एप्सिलॉन नॉट तो तब था ना जब आपने चार्जेस के दरमियान कुछ नहीं रखा हुआ था, तब ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते थे। और जब आपने मीडियम रखा तो इनकी फोर्स पे फर्क आएगा। पहले की निस्बत फोर्स पे क्या फर्क आया, ये रेशो हमें वो बता रही है कि जितनी पहले फोर्स थी और मीडियम रखने के बाद जितनी फोर्स आई उनके दरमियान क्या रेशो बनती है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें
रिलेटिव परमिटिविटी देखनी है कि पहले से कितने गुना बढ़ गई या कितने गुना कम हो गई, पहले के लिहाज से कंपैरेटिव वैल्यू के बारे में बताता है। इज इट क्लियर? और याद रखिएगा जी जी सर ये आपने बताया था कि एप्सिला आर ग्रेटर देन 1 होता है, तो इसका मतलब तो ये हाँ, हुआ ना कि एप्सिला मीडियम जो है वो एप्सिला नोट से बड़ा है, और एप्सिलॉन, एप्सिला मीडियम जो है वो एप्सिला नोट से बड़ा है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तो सर बिल्कुल ऐसा ही। एप्सिला मीडियम तो परमिटिविटी है ना, हाँ मीडियम की अब जरा परमिटिविटी। देखिएगा, अब सुनो इसका बड़े होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, याद रखिएगा जब आपने मीडियम नहीं रखा, फर्ज किया 50 लाइंस पैदा हो रही थी, वो 50 की 50 दूसरे चार्ज पे लग रही थी, जैसे ही आपने मीडियम रख दिया तो क्या हो जाया करेगा, फर्ज किया 50 लाइनें थी, 30 एब्जॉर्ब होगी उसमें, आगे क्या होगी, 20 ट्रांसफर हो जाएंगी, फोर्स कम हो जाएगी। याद रखिएगा रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है लाइंस को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत का ज्यादा होना। जितनी ज्यादा रिलेटिव परमिटिविटी होगी, लाइंस एब्जॉर्ब उतनी ज्यादा होंगी, ट्रांसमिट उतनी कम होंगी, और फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, फोर्स कम हो जाएगी। जितनी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब है लाइंस एब्जॉर्ब कम हो रही हैं, ट्रांसमिट ज्यादा हो रही है। हाँ, अगर आप यहाँ पे मेटल को यूज कर देते हो तो मेटल क्या करता है, मेटल तो कोई लाइन गुजरने नहीं देता, इसका मतलब है मेटल के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू इन्फिनिट होगा। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी लाइंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, गुजरने नहीं देगा। हम कहेंगे कि दूसरे चार्ज पे फोर्स ही नहीं लग रही। अभी मैं 2-3 पॉइंट यही लिखवाने लगा था आपको। एक दो पॉइंट हैं जो नोट करने वाले। ये एमसीक्यू क्लियर हो गया आप लोगों को? जी यानी सर। इसे आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकती हो कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है कि एब्जॉर्ब करने की सलाहियत का ज्यादा होना, और जब एब्जॉर्ब ज्यादा होंगे तो ट्रांसमिट क्या हो रहे होंगे, बहुत कम हो रही होंगी। अच्छा, एक दो पॉइंट हैं, नोट की शक्ल में लिख लेते हैं। ऑल relative quantities other than relative velocity are unitless. तमाम relative quantities other than relative velocity are unitless. Number 2, all the medium other than vacuum or air have epsilon r greater than 1. एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है जी, ये एमसीक्यू, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरा इसका, फिर मैं ये एमसीक्यू सॉल्व करके एक पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ। Number 3, the value of epsilon r for conductors
is infinity. Higher the value of epsilon r means more ability to absorb the lines of force. जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतनी लाइंस ऑफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ज्यादा, उतनी ही लाइंस के ट्रांसमिट होने के चांसेस कम, हम कहेंगे फोर्स कम होगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया? जी क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, ये था हमारे पास आज का आर्टिकल आपका कूलम फोर्स का। ठीक है, समझ आना बहुत जरूरी था। अच्छा, यहाँ पे ना एक लिस्ट सी बना लो। अब लिस्ट बनाने से क्या होगा, मैं यहाँ पे 2 पॉइंट बना देता हूँ ताकि ये आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे आपने आइडेंटिफाई करना है। देखो, एक तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू मालूम करने की टेक्निक ये आ गई आपके पास, एप्सिलॉन मीडियम ओवर एप्सिलॉन नॉट। फिर एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपने इस तरह निकाली, किस तरह, के ओवर के मीडियम। ठीक है, फिर एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपने निकाली इस तरह, एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट टेक्निक्स आई आपके पास। इसे वैक्यूम लिख लो, इसे भी लिख लो। ये 3 डिफरेंट टेक्निक्स आई हमारे पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू मालूम करने की। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये वाला बॉक्स खास तौर पे, ये जैसे जैसे टॉपिक पे आगे चलेंगे वैसे वैसे मैं ये आप लोगों को मजीद इसकी इंफॉर्मेशन देता जाऊंगा। क्लियर हो गया जी? तो ये आर्टिकल था हमारा कूलम फोर्स का। कल आप लोगों की ना क्लास होगी पिछले लास्ट संडे की तरह। अच्छा जी, कल मैंने आप लोगों को बता रहा था कि कल लास्ट संडे की तरह हमारी क्लास होगी 2 घंटे की, जिसमें कल मैं आपका एक तो जो पेपर हुआ है ऑसिलेशन वाला वो डिस्कस करूंगा और उस पेपर के साथ साथ हम आगे लेके चलेंगे काम को। ठीक है, अच्छा अब टॉपिक आगे नहीं शुरू करवा रहा, टॉपिक जी। सर जी, मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम से ज्यादा होती है? मीडियम की परमिटिविटी, मैंने आपको बताया कि परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब ये है कि लाइंस को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ज्यादा होना। समझ आई बात की, यानी कम परमिशन देगा। बात को फॉलो किया? इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर तब आएगी जब ये फैक्टर बड़ा होगा। बात की समझ आई ना? ये फैक्टर क्या होगा, ज्यादा, ये फैक्टर कम होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा अलाउ करेगा,
इसका वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है कि ज्यादा को एब्जॉर्ब कर लेगा, जब ज्यादा को एब्जॉर्ब करेगा तो बहुत कम को अलाउ कर रहा होगा। सर ठीक इसमें है, जो टेबल है रिलेटिव परमिटिविटीज वाला जो टेबल है वो याद करना है। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए कि रिलेटिव परमिटिविटी मालूम करने की टेक्निक क्या क्या है। एक तो इससे भी कर सकती हो, इससे भी कर सकते हो। दो एक फार्मूला मजीद आगे चल के भी आएंगे कि जिसमें हम साबित करेंगे कि अच्छा किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी हम इस टेक्निक से भी मालूम कर सकते हैं। अब देखो, है असल में रिलेटिव रेशियोज है ना, मीडियम की और एप्सिलॉन नॉट की रेशियो, के वैक्यूम और के मीडियम की रेशियो, एफ वैक्यूम और एफ मीडियम की रेशियो, रेशियोज ही आ रही हैं और इनका कोई यूनिट नहीं आ रहा क्योंकि सेम क्वांटिटीज की रेशियो है, कोई यूनिट नहीं आएगा। सर सर जी ये अगर जो टेबल बना हुआ है साइड पे, जो वैल्यूज का टेबल बना हुआ है मीडियम की, हाँ अच्छा, वो टेबल, उस टेबल में आप चंद एक वैल्यूज याद कर लोगे, लाइक एयर दिया हुआ है इसमें या आपको वाटर की वैल्यू दी हुई है, तो बस वो याद होने चाहिए कि ज्यादा पूरा रटा लगाने की जरूरत नहीं है उसकी। सर जी जो सारे आपने मेन रिलेशंस निकाले हैं रिलेटिव परमिटिविटी के, इसको प्लीज इजी वर्डिंग में बता दें। ये जो आपने सारे इस जो मेन रिलेशन है इनको प्लीज बता दें इजी वर्डिंग में। ये वाले रिलेशन, ये वाला रिलेशन बताइएगा मुझे, आप रिलेटिव परमिटिविटी के इन रिलेशंस की बात कर रहे हैं? जी जो आपने सारे देखो रिलेशंस निकाले हैं। बेटा, कौन से रिलेटिव परमिटिविटी के, मैंने रिलेशन तो एक ही है, मैंने उसको मॉडिफाई किया और उससे बनाया कि रिलेटिव परमिटिविटी आप इस टेक्निक से भी कर सकते हो। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हो तो कैसे मालूम करते हो, आप कहते हो कि मैस को मोलर मैस पे डिवाइड कर दो, इस तरह भी नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रोस नंबर पे डिवाइड कर दो, इस तरह भी नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी मालूम करने की डिफरेंट टेक्निक्स आ गई। आप एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ मीडियम की बेस पे भी निकाल सकते हो, आप के की वैल्यू की बेस पे भी निकाल सकते हो, आप फोर्स की बेस पे भी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये तीन डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि जिनकी मदद से आप रिलेटिव परमिटिविटी कैलकुलेट कर सकते हो। रिलेशन एक ही था, मैंने उसी रिलेशन को और फार्मूला भी वही कूलम फोर्स वाला उसी को लेके चला और उसी को मैंने मॉडिफाई किया है। मतलब देखो, इस फार्मूला से पहले मैंने के का फार्मूला बना लिया, ये वाला, फिर जब इसे कूलम फोर्स के फार्मूला में पुट किया तो मैंने फोर्स का फार्मूला बना लिया। चीज एक ही है, सिर्फ उसे डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज किया आपने। ठीक है जी, चलें। अब इस तरह है कि मैं आपको एक तो वो टेबल बनवा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला, कल आपकी क्लास होगी वही, कल भी लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो 11 से 1 बजे तक क्लास हुई थी आप, कल भी आपकी क्लास 11 से 1 बजे तक होगी, जिसमें पेपर डिस्कस करेंगे और पेपर डिस्कस करने के बाद फिर आपको मैं इससे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वाले आर्टिकल्स पे लेके चलूंगा। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब मैं टेबल आपको बनवा रहा हूँ वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। सर मेटल्स में कूलम्ब फोर्स 0 क्यों होती है? वो तो कंडक्टर्स है ना। जी, क्वेश्चन आया कि मेटल्स में कूलम फोर्स 0 क्यों होती है। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे साफ कर रहा हूँ तो फिर बता रहा हूँ आप लोगों को। चले देखिएगा जी, जरा क्वेश्चन ये आया कि अगर, क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आपका असल में कहने का मतलब ये है कि भाई अगर दो चार्जेस के दरमियान मेटल प्लेट रख दी जाए तो आपने कहा कि वो गुजरने नहीं देगा लाइंस को, मींस फोर्स उन दोनों चार्जेस के दरमियान 0 हो जाएगी। ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन है असल में। जी सर। हाँ जरा देखिएगा, फर्ज करो ये चार्ज है एक, ये चार्ज है दूसरा, दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा।
अब होगा क्या, जैसे ही आप कोई मेटल प्लेट यहाँ पे रखते हो, फर्ज किया ये मेटल प्लेट आपने रख दी, अब मेटल में तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं, ये पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ पे सारे नेगेटिव को खींच लेगा और ये इस सारे पॉजिटिव को, नेगेटिव को, चले इसे नेगेटिव कह देते हैं समझने में आसानी है, ये सारे पॉजिटिव को खींच लेगा। समझ आई बात की? अच्छा अब मुझे बताओ, ये तो लाइन गुजर नहीं दे रहा बल्कि इन दोनों ने अलग अलग इंडक्शन कर दी, इसने यहाँ पे नेगेटिव बना लिया, इसने यहाँ पे, अब ये इस पे फोर्स लगाना शुरू कर देगा, ये इस पे फोर्स लगाना शुरू कर देगा। अब इन दोनों का ताल्लुक आपस में खत्म हो गया, इसका मतलब है आने वाली लाइंस को एब्जॉर्ब कर रहा था, ये आपस में ही इंगेज हो गए एक दूसरे के साथ। तो ये वाला ना इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला ना इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। और ये सब होगा भी तभी जब आप ऑपोजिट रखो। अगर आप सिमिलर चार्जेस रखोगे तो आपको पता है सिमिलर चार्जेस तो रिपेल करते हैं और दरमियान में फील्ड वैसे ही जीरो हो जाता है। कल डिस्कस भी करेंगे हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड का आर्टिकल लेके चलेंगे। तो मेटल के रखने से क्या होगा कि ये मेटल के साथ ये चार्ज इंगेज हो जाएगा, ना कि ये चार्ज इसके साथ इंगेज हो और ये चार्ज इसके साथ, बल्कि क्या होंगे, मेटल में ही ये इंडक्शन प्रोड्यूस कर देंगे और इंडक्शन प्रोड्यूस करने से ये इस पे फोर्स लगाना शुरू कर देगा और ये इस पे फोर्स लगाना शुरू कर देगा। तो हम कहेंगे कि ये इसमें से पास आउट नहीं हो रही, गुजर नहीं रही, यहाँ से निकलने वाली लाइन इस चार्ज को इफेक्ट नहीं करेगी और इस चार्ज से निकलने वाली लाइन इसको इफेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, चले बात कर रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, एक टेबल सा है वो बनवा रहा हूं जी। मेटल के दरमियान और चार्जेस के दरमियान पोटेंशियल क्रिएट होगा किस पे? मेटल के नेगेटिव चार्जेस और जो देखो चार्ज आप, पॉजिटिव है, हाँ हाँ हाँ, पर जो पॉजिटिव चार्ज है और जो मेटल के नेगेटिव चार्जेस हैं देखो इनके दरमियान तो पोटेंशियल होगा। चार्ज पोटेंशियल और चीज है, फोर्स और चीज है। यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कूलम फोर्स को सिर्फ, मैं यहाँ पे अभी पोटेंशियल को डिस्कस नहीं कर रहा। और कूलम फोर्स हमेशा पॉइंट चार्जेस के दरमियान डिस्कस की जाती है, ठीक है। पोटेंशियल लाजमी तौर पे होगा जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस आते, तो इसका मतलब है पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। लेकिन पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए टेक्निक डिफरेंट है आपके पास। आप इस क्वेश्चन में कूलम फोर्स को बेस बना के पोटेंशियल के रूल इंप्लीमेंट नहीं कर सकते और पोटेंशियल के रूल्स के लिए आप फोर्स के रूल इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप तज़किरा कर रहे हो सिर्फ फोर्स का, तो फोर्स की तो पोटेंशियल लाजमी तौर पे क्रिएट होगा, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, हम उसे डिस्कस नहीं करें। वो जब पोटेंशियल के आर्टिकल पे चलेंगे तो फिर पोटेंशियल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जब भी चार्ज पड़ा होगा तो जाहिर बात है उसके सराउंडिंग में पोटेंशियल क्रिएट होता ही होता है, ऐसा नहीं कि पोटेंशियल नहीं होता। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास एक से ज्यादा पैरामीटर हो तो फिर हम किसी एक को ही डिस्कस कर रहे होते हैं, और जब उसे डिस्कस कर रहे होते हैं तो कंसीडर करते हैं कि बाकी सारे ना होने के बराबर। ठीक है जी, चलें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का जरा टेबल बना देता हूं, एक टेक्निक सी बता देता हूं, आपको याद रखने में आसानी होगी। यहाँ पे थीटा आ जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा आएगा, यहाँ पे कॉस थीटा, और टेन थीटा का आपको पता है कि वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। इन दोनों को डिवाइड, साइन के लिए आप स्टार्ट कर दोगे 0 1 2 3 4, कोस के लिए इसका उल्टा के लिख दो 4 3 2 1 0। सही है। अब आपने क्या करना है, पहले स्टेप में क्या किया आपने, काउंटिंग लिखी। दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपने इन सारों को 4 पे डिवाइड कर देना है, सारों को।
पहले स्टेप में क्या किया, साइन के लिए 0 to 4 और कॉज के लिए रिवर्स ऑर्डर में, फिर सारों को 4 पे डिवाइड कर दिया। तीसरे स्टेप में क्या करना है, सारों का अंडर रूट ले लो। अब जरा देखिएगा, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 1/2, इसको करोगे तो ये बन जाएगा 2, 4 से गया तो 2 आ जाएगा, 1/√2, और ये आ जाएगा √3/2, और ये बन जाएगा 1। ठीक है, अब cos की वैल्यू इसके रिवर्स हो जाएंगी, ये क्या आ जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा √3/2, और ये आ जाएगा 1। अब देखो 45 पे साइन और कॉस दोनों सेम आ रहे हैं, और जब आपने tan थीटा लेना है तो दोनों को डिवाइड करना है। साइन की वैल्यू 0 है, ये 1 0, फिर क्या आ जाएगा 1/2/√3/2, ये 2 से गया तो 1/√3, ये दोनों एक जैसी हैं, 1/√2 1/√2 दैट विल बी 1, ये क्या आ जाएगा √3/2 √3, और ये कितना आ जाएगा 1/0 इंफिनिटी। तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का टेबल आ गया। अब ये वैल्यूज आ गई, एक ये आ गई, यानी साइन 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। उल्टा के लिख दोगे, cos 1 0 पे, 30 पे √3/2, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2 0, और tan 0 पे 0, 30 पे 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3 और इंफिनिटी। सर 45 पे √2/2 नहीं आएगा? और √2 ओवर, इसको 2 को डिवाइड करो ना, 2 1s are 2, 2 2 the 4, डिवाइड कर दो तो 1 का स्क्वायर रूट करोगे तो 1, और 2 का √2 आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी। बाकी इंशाल्लाह अब हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। मुजम्मिल साहब को मैं बता दूंगा कि कल आप लोगों का डबल लेक्चर होगा 11 से 1 बजे तक, जिसमें हम लोग पेपर को डिस्कस करेंगे, और पेपर की डिस्कशन के साथ साथ आपका ये लेक्चर भी होगा। ठीक है, ठीक है जी, फिर वाइंड अप कर रहे हैं क्लास को, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे हम लोग। फर्स्ट ईयर का आपका कंप्लीट हो गया हुआ है सारा, टेस्ट हो रहे हैं साथ साथ। उन MCQs को सॉल्व लाजमी करो जो बुक आपको दी हुई है। ठीक है, उसके MCQs को सॉल्व करो। क्या हुआ है? जो MCQs ना सॉल्व हो, मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को कि जो MCQ सॉल्व नहीं होता वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं उसका आपको वॉइस मैसेज कर दिया करूँगा, या अगर कोई बोर्ड पे करने वाला होगा तो बोर्ड पे उसे सॉल्व कर दिया करूँगा। ठीक है, लेकिन आप जब भी व्हाट्सएप करो मुझे अपना नाम लाजमी साथ लिखा करो, ताकि याद रह जाए कि किस क्लास का बच्चा है। इसका नाम नहीं होता फिर पता नहीं किस किस का होता है, फिर हम लोग जवाब भी नहीं दिया करते। ज़रा इस चीज़ को देख लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह जो है वो कल डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।